Okay, so we already discussed the important instructions about the tomorrow's exam. Okay, uh, and that message I also shared on your group. Okay, few things are there. Those I will repeat it again. Okay, specifically for tomorrow's exam. जैसे आपको मैंने बोला था कि हमने ऑफलाइन ट्राई किया था मैटलैब बट देर आर सम इश्यूज विद द ऑफलाइन मैटलैब सॉफ्टवेयर सो आपको ऑनलाइन मैटलैब में ही एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है ठीक है सो टू परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल एग्जाम इन ऑनलाइन मैटलैब सॉफ्टवेयर ओके देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन जो आपके साथ मैंने शेयर की ओके इंपॉर्टेंट instructions for LAUC MATLAB practical exam. So kindly refer those instructions one more time क्योंकि 2 hours का ही slot है and after that 2 hours slot okay अगर आपके साइड से कुछ इश्यू होता है एंड डिले हो जाता है विल नॉट गिव यू एनी सेकंड चांस फॉर दैट ठीक है तो इसलिए आई विल रिपीट इट दोज इंस्ट्रक्शंस वन मोर टाइम एंड विद सो with those instructions only you need to come for the practical exam so उसमें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी कि आपका जो कॉलेज का इंटरनेट लॉगिन आईडी है ना आईडी एंड पासवर्ड वो आपको याद रखना है ठीक है इंटरनेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड उस अकॉर्डिंग ही आप उसको क्रिएट करो याद रख के आना है कहीं पे लिख के लेके नहीं आना है ओके मेमोराइज इट पासवर्ड इजी रखो तो वो आईडी आपको याद रखना है कॉलेज का मेल आईडी आपको पता होना चाहिए विद द पासवर्ड करेक्ट उसके बाद मैटलैब ड्राइव ओके आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैटलैब ड्राइव कैसे ओपन करना है दोज हु डोंट नो टुडे आल्सो आई विल शो यू इन द एंड ऑफ दिस सेशन कि कैसे आपको मैटलैब ड्राइव चेक करना है सो मैटलैब ड्राइव जो है वो आपको अभी आप रख सकते हो उसमें डेटा फॉर द प्रैक्टिस पर्पज बट बिफोर कमिंग टू द प्रैक्टिकल एग्जाम मैटलैब ड्राइव आपको क्लियर करना होगा ओके क्योंकि ये सारे कोड आपने ऑलरेडी आपके मैटलैब ड्राइव में कहीं पे परफॉर्म किए तो सारा मैटलैब ड्राइव आपको क्लियर करना है दैट इंटरनल एग्जामिनर ओके विल फर्स्ट वेरीफाई वेदर योर मैटलैब ड्राइव इज क्लियर और नॉट उसके आगे ही फिर आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी आने के बाद इमीडिएटली जैसे आप लैब में एंटर करते हो इंटरनेट लॉगिन करना है ईमेल आईडी का सॉरी इंटरनेट लॉगिन करना है मैटलैब में लॉगिन करना है और मैटलैब ड्राइव आपको शो करना है उसके बाद ही आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी ठीक है then in between the practical exam okay switching tab ऐसा कुछ हो जाता है ठीक है डायरेक्टली आपका आपका जो आंसर शीट है उस पर मेंशन किया जाएगा कि आपने स्विचिंग द टैब ये चीजें आपने परफॉर्म की है एंड अकॉर्डिंगली योर मार्क्स विल गेट रिड्यूस ठीक है तो वो आप याद रखो किसी भी रीजन के लिए अगर आपने टैब स्विच किया एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम तो इमीडिएटली वो मार्क होगा देयर आर फॉर 30 स्टूडेंट देयर आर ऑलमोस्ट 3 और 4 फैकल्टीज आपके साइड में रहेंगे सो ये आप याद रखो कोई भी फैकल्टी अगर देखता है इमीडिएटली वो रिमार्क दे देगा आंसर शीट पे अकॉर्डिंगली योर मार्क्स विल बी रिड्यूस तो इसलिए टैब स्विचिंग जैसे एग्जाम स्टार्ट होगी व्हेनेवर यू विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर उसके बाद फिर टैब स्विच करना जो भी अदर क्वेरीज है वो करना अलाउड नहीं है जो भी कंसर्न आता है जो भी इश्यूज आते हैं यू नीड टू इमीडिएटली इन्फॉर्म टू दैट इंटरनल फैकल्टी ठीक है हॉल टिकट एंड आईडी कार्ड कंपलसरी चाहिए ओके अगेन विदाउट हॉल टिकट एंड आईडी कार्ड देयर इज सर्टेन प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो है ना वो आपको पता ही है ऑलरेडी थियरी एग्जाम आपने दे दी है जैसे ही आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी मे बी आफ्टर 10 or 15 minutes ओनली आफ्टर 10 to 15 minutes विल स्टार्ट विद द ओरल्स तो ओरल रैंडम वैसे जाएगी रैंडमली स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट ने टू वो मतलब उसी लैब में होगी क्योंकि कहीं पे बाहर नहीं जाना है एट द सेम लोकेशन आपको ओरल के लिए जाना है तो उसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 1 hour कुछ नहीं होगा उसके बाद ओरल होगी ऐसा नहीं है जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होगी आफ्टर 10 to 15 minutes विल स्टार्ट विद द ओरल्स आल्सो साइड बाय साइड क्योंकि 2 hours में सारे स्टूडेंट्स की ओरल हमें वही पे कंप्लीट करनी है ओरल में स्पेसिफिकली जो चीजें आप परफॉर्म कर रहे हो उस पे बेस ही क्वेश्चन है तो जो जो सिंटैक्स आप यूज कर रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि इफ का यूज क्या होता है ना ये प्रिंट एफ का यूज क्या है ओके डिस्प्ले कमांड का यूज क्या होता है बेसिक जो सिंटैक्स जो जो उसमें है उन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए कहीं पे स्मॉल एस यूज हो रहा था स्मॉल एस का मीनिंग क्या है ओके विच इज नथिंग बट स्ट्रिंग है ना सिंबॉलिक और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है तो बेसिक नॉलेज यू शुड हैव ओके एज फार एज कोडिंग इज कंसर्न उस पे बेस ही आपको सारे
क्वेश्चन से, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपलसरी है, कॉलेज यूनिफॉर्म आपका उसमें चाहिए। अगेन इफ नॉट यू नीड टू फिल द अंडरटेकिंग फॉर्म, उस प्रोसेस में आपका टाइम वेस्ट होगा जो आपको कवर करके नहीं मिलेगा। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से फॉलो करो एंड बी देयर ऑन टाइम, ओके। अगर आप सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करते हो देन यू विल गेट अ सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल एग्जाम। पेपर लेंदी नहीं है, दो ही तो प्रोग्राम है जो आप अ, अगर आपको परफेक्ट आ रहे हैं ना, इट हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स टू कंप्लीट। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब वो जो पेपर है उसको कवर करने के लिए 1 hour 15 मिनट्स है। सो ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। एंड एक्चुअल वो जो पार्ट है वो आपका, मैंने बोला है हार्डली 30 मिनट्स के अंदर आपका वो हो जाता है। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल पार्ट। तो उसमें बाकी लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इफ इन केस अगर आपका मैटलैब में कुछ इशू हो जाता है, जहां भी आपको लगे कि यू विल फाइंड सम इश्यूज विद द इंटरनेट और विद द मैटलैब सॉफ्टवेयर, इमीडिएटली यू कम्युनिकेट टू दैट कंसर्न फैकल्टी, तो वहाँ उस वहीं पे आपका टाइम पॉज हो जाएगा, ठीक है। देन यू विल गेट दैट सफिशिएंट टाइम आफ्टर वर्ड्स आल्सो, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट यू नीड टू फॉलो एज फार एज प्रैक्टिकल इज कंसर्न, क्योंकि फर्स्ट डे ही आप आ रहे हो। और फर्स्ट जैसे कल की जो 9 to 11 की बैच है, ओके, उनका पहला ही प्रैक्टिकल है। सो आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन एज फार एज प्रैक्टिकल इज कंसर्न। तो अदर देन दिस अगर कोई क्वेरी है तो आप बोलो, ओके, आई विल आंसर इट। यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मन्नत। सर एक्चुअली मेरा मैटलैब वर्क नहीं कर रहा, लाइक मैं कोड पुट कर रही हूँ तो कमांड विंडो पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। आप एक बार क्वेरी डाल सकते हो मैटलैब सिस्टम को, या तो आप किसी अदर मेल आईडी से। इफ इन केस अगर आपका कॉलेज का मेल आईडी में इश्यू आ रहा है, ओके, सो वी विल वेरीफाई देयर कि सच में इश्यू आ रहा है कि नहीं। नहीं तो आपका पर्सनल मेल आईडी भी हम अलाउ करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों साइड पे कोड रखो। ओके ओके सर। स्पेसिफिकली क्योंकि ऑनलाइन मैटलैब आपको यूज करना है, आपके लॉगिन से ही वो होगा। सो वो चीजें वहां आने के बाद नहीं आना चाहिए कि सर मेरा नहीं हो रहा है, मेल आईडी वर्क नहीं कर रहा है जैसे। तो आप ये सारी चीजें आज वेरीफाई करो कि आपका मेल आईडी या मैटलैब ऑनलाइन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो जो भी उस रिगार्डिंग कंसर्न होगा, यू कैन सॉल्व दोज क्वेरीज बाय टुडे ओनली, ठीक है। और कोई डाउट्स है रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस? एनी अदर डाउट? ओके, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस ऑल योर इश्यूज, जो जो आपको आने वाले हैं, कैसे उसको हैंडल करना है। सो डोंट टेक एनी सेपरेट प्रेशर ऑफ दिस, ओके। कोई इश्यू आ जाता है वो आपका कंसर्न है नहीं टोटली, ओके, इट्स अ कंसर्न ऑफ आवर साइड एंड विल हैंडल इट, ठीक है। आपको बस पेशेंसली एंड कामली पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उस पर आप अच्छे से फोकस करो, ठीक है। एनी डाउट नाउ रिगार्डिंग दी एग्जाम्स? सो 9 AM आपकी एग्जाम है, ओके। आप 15 मिनट्स पहले वहां पे चाहिए सारे स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि आने के बाद नेट ऑन करना सारी चीजें है। सो टाइम आपका 9 to 11 ही है, क्योंकि 11 एट 11 AM नेक्स्ट बैच एंटर होगी। तो 10 to 15 मिनट्स आप पहले ही आ जाओ, लैब में एंटर करो, जो भी बेसिक प्रिपरेशन होता है वहां पे इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, दैट यू नीड टू फॉलो, ओके। एंड डू नॉट कैरी मोबाइल इन लैब, ओके। बार बार आप वहां पे वो मतलब वार्निंग मिलेगी भी आपको, बट बाय मिस्टेक भी अगर आप कैरी करते हो तो कॉपी केस में जाएगा, बिकॉज इट्स अ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम। जो भी इश्यूज आएंगे अगेन इट विल हैंडल बाय द एट द इंस्टीट्यूट लेवल। कॉपी केस जैसे थ्योरी में होती है वैसे ही आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी होगी, ओके। इंस्टीट्यूट लेवल पे आप पे एक्शन होगी, लेटर आ जाएगा, ऑल दोस थिंग्स। सो केयर ले लो बस, कहीं पे कैलसी पे कुछ लिखा हुआ ना हो, जो भी है बाकी सारी चीजों के लिए आप केयर ले लो बस, okay. So I guess now all queries are resolved. So now let me start with the uh, coding part, okay. तो सारे कोड आज मैं नहीं ले रहा हूँ, okay. There are certain codes, मतलब अगर एक कोड में एक्सप्लेन करता हूँ तो सेकंड वो कोड आपको इजी जाएंगे। तो उसमें से जो जो डिफिकल्ट थे या जिनकी ज्यादा हमने प्रैक्टिस नहीं ली थी, वो सारे कोड आज मैं रिपीट करता हूँ, एक और बार रिपीट करता हूँ। एंड फिर उसके बाद, ओके, आफ्टर दिस टुडे सेशन, क्योंकि ये लास्ट सेशन, इसके आगे फिर मैं सेशन नहीं लेने वाला। सो आफ्टर दिस सेशन आप सारे जितने भी 15 कोड्स है ना, 15 to 15 कोड्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अगेन जो भी इश्यूज अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है आप इमीडिएटली पूछो, ओके। नो नीड टू वेट फॉर द एंड ऑफ द सेशन, ओके।
इमीडिएटली आप बोलो कि सर ये क्वेरी है, इसको कैसे करना है या इसका क्या मतलब है, ओके, तो हम वहीं पे उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो एक और फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर की है, बट एक्चुअल आपको एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, एक सैंपल क्वेश्चन बैंक, ओके, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक्चुअली वही है, क्वेश्चन बैंक से भी आपको समझ में आएगा, बस कोडिंग में कुछ वर्डिंग आपको आने वाली है क्लियरली, तो उस वो वर्डिंग भी यहाँ पे मैंने अभी क्लियर की है। तो आप क्वेश्चंस के लिए वही रेफर करो जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक थी, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक एक्चुअल टेम्पलेट, क्वेश्चन का टेम्पलेट क्या होगा वो आज मैं आपको सेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल। ओके, so let me read this first example and side by side we'll answer all these questions. ठीक है, ओके, सो सो क्वेश्चन वन, ओके, क्वेश्चन वन क्या है, मैंने ये क्या किया बेसिकली, जैसे आपकी कोड है वैसे ही क्वेश्चन ड्राफ्ट किए। आपको पता है सिलेबस फिक्स है, 15 कोड से 15 में से ही आपको आने वाला है, उसके बाहर का कोड नहीं होगा। ओके, दो ही कोड आने वाले, एक 10 मार्क्स का होगा, एक 5 मार्क्स का होगा, तो ऐसे 15 मार्क्स की आपकी एग्जाम है। कोड आपको पहले मैटलैब में रन करना है, रन करने के बाद जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी फैकल्टी होगा उनको शो करना है कि आपका कोड रन हो गया है, वो एक रिमार्क नोट डाउन करने वाले, और उसके बाद आपको वही कोड पीसी से शीट में, आंसर शीट में कॉपी करना है। तब तक आप कॉपी मत करो जब तक रन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एरर रहेगी। तो जैसे ही वो कंफर्म होगा, उसके बाद आपको बस हार्ड कॉपी में लिखना है, सबमिट करना है, एंड मे बी उससे पहले आपकी ओरल होगी या उसके बाद आपकी ओरल होगी। ओके, इस पैटर्न में आपकी एग्जाम होने वाली है। सो लेट मी रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ मैटलैब प्रोग्राम that prompts the user to input matrix A of order m by n, a column matrix B of order m by 1. Then it create a symbolic variables x1, x2 up to xn. Uh, then we need to construct a linear system, okay, or a matrix form basically. Uh, construct a system of linear equation represented by the matrix equation ax is equal to b, okay, where x is the column vector, and display the system of linear equations. Okay, तो इस पैटर्न में ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो और नीचे क्या दिया है, टेस्ट द प्रोग्राम फॉर द इनपुट, तो आपको बेसिकली ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। मैंने बस क्या किया है, सेम क्वेश्चन बैंक है आपकी, कोई ज्यादा चेंज है नहीं। इसमें से ही ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर बस क्या था, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम, ओके, टू कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू लीनियर सिस्टम। ओके, तो जो आपका कोड वन है, प्रोग्राम वन है, उसको ही बस एलेबोरेट किया है डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में क्या है, इस सारे पॉइंट्स के लिए 1 बाय 1 मार्क्स है। जैसे 1 पॉइंट के लिए कुछ मार्क्स है, 2 पॉइंट्स के लिए कुछ मार्क्स है, 3 पॉइंट्स के लिए कुछ मार्क्स है, 4 पॉइंट्स के लिए कुछ मार्क्स है। तो ऐसे बिट में आपको वो सेम प्रोग्राम होगा। एट देन आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन वन में जो पहला प्रोग्राम था उसको कंप्लीट यहाँ पे कंसिडर करना है एज पर द इंस्ट्रक्शन। ओके, कुछ चीजें हैं जो शायद स्किप होंगे या नहीं कंसिडर करने वाले हम, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो एज पर दिस क्वेश्चन अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, फिर जो भी इश्यूज आते हैं आप मुझे बोलो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन वन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इज इट विजिबल परफेक्टली? ओके, हाँ, सो पहले क्या करना है, वी नीड टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट अ मैट्रिक्स ए, है ना, ए मैट्रिक्स आपको स्टोर करना है मैटलैब में यूजर के थ्रू। तो उसके लिए आपको पता है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजर से लेनी है तो वो हमेशा इनपुट कमांड से आपको लेना है। सो इनपुट कमांड में आप टाइप करो एंटर मैट्रिक्स ए। ठीक है, हम्म, और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं स्टोर करता हूँ कैपिटल ए में। सो ए इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, इनपुट मैट्रिक्स ए, है ना, ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, अगेन फ्रॉम द यूजर इटसेल्फ वी नीड टू कंसिडर अ कॉलम मैट्रिक्स बी, है ना। सो फिर से एक इनपुट लेना होगा यूजर के थ्रू, आपको मैट्रिक्स बी भी इंपोर्ट करना है। सो एंटर मैट्रिक्स बी। ठीक है, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स, तो आप वो सारे इंस्ट्रक्शन आप और क्लियरली लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं आपको ज्यादा
वर्डिंग के हिसाब से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स में जा रहा हूँ. सो एंटर कॉलम मैट्रिक्स बी, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली, कॉलम मैट्रिक्स बी, और इसको मैं स्टोर करता हूँ कैपिटल बी में. तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, है ना, कॉलम मैट्रिक्स लेना है. देन इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ, तो आपको पता है कमांड विंडो पे क्या आने वाला है, एंटर योर मैट्रिक्स ए. तो ए मैट्रिक्स आपका क्या था, आपको पता है यहाँ पे नीचे है, प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए डेटा आपको गिवन है. सो 2 - 1 3, फर्स्ट रो क्या है, 2 - 1 3, second row is 1 4 - 2, 1 4 - 2, third row is 3 5 6, 3 5 6. ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स. देन प्रेस एंटर, है ना, यहाँ पे आउटपुट में आ जाता है ए मैट्रिक्स आपका स्टोर हो गया फ्रॉम द यूजर, करेक्ट. नाउ यू कंसिडर मैट्रिक्स बी. तो मैट्रिक्स बी आपका क्या है, योर मैट्रिक्स बी इज 5 6 10. सो 5 सेमीकोलन देना पड़ेगा क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, 5 6 एंड 10. इसको भी एंटर करो तो मैट्रिक्स बी भी स्टोर हो गया. तो ए मैट्रिक्स स्टोर हो गया, बी मैट्रिक्स स्टोर हो गया, यहां तक होता है आपका ये पहला पार्ट, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन 1, है ना, क्वेश्चन 1 का पहला बिट ये कंप्लीट हो गया. फिर सेकंड बिट क्या है, आपको सिंबॉलिक वेरिएबल क्रिएट करने, है ना, सिंबॉलिक वेरिएबल आपको क्रिएट करने. तो जैसे आप यहाँ पे आ जाओ, तो इस ए मैट्रिक्स में देयर आर 3, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3. तो आपको पता है नंबर ऑफ रोज का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इक्वेशन, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कॉलम्स का मीनिंग होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो यहाँ पे सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, तो आपको 3 वेरिएबल क्रिएट करने फ्रॉम द सेकंड बिट. तो उसके लिए क्या करना होता है, लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज फॉर यम एंड एन, है ना. यम एंड एन के वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वो कैसे करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में यम कॉमा एन मैंने लिखा है, एंड साइज ऑफ ए कमांड से मैं क्या करूंगा, साइज ऑफ ए, है ना, कमांड से मैं यम और एन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा. सो आई कैन चेक, सॉरी, हाँ, ये इस सेक्शन में अब बार बार रन नहीं करता हूँ. द पॉइंट इज मुझे फिर से पूछेगा, ठीक है. हाँ, सो लेट मी रन दिस सेक्शन. ओके, सो m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3. इसको मैं ना फिर से एक बार रन करके स्टोर रख देता हूँ, ठीक है. हाँ, सो नाउ लेट मी रन दिस. हाँ, तो यम की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है. आप ये लास्ट मतलब पूरा कोड लिखने के बाद अगर आप रन करते हो तो शायद इजी जाएगा. अभी मैं आपको बिट वाइज दिखा रहा हूँ, इसलिए सेक्शन ब्रेक करके लिख रहा हूँ. अदरवाइज आप ये टोटल क्वेश्चन एक ही सेक्शन में भी लिखते हो, ओके, विच इज वेरी इजी फॉर यू. ओके, या भी बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ. तो सेकंड बिट क्या था कि आपको, सॉरी, हाँ, आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं. हाँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यम एंड यन को डिफाइन किया है. यन क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, और यम क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन. ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्रिएट दी वेरिएबल्स, है ना. अभी मैं वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ VARS, है ना, वेरिएबल्स. उसके लिए सिंटैक्स है सिम. अगर आपको मतलब सिम्स कब यूज होता है, अगर आपको एक या दो वेरिएबल को असाइन करना है ना, या मैन्युअली अगर आप असाइन कर रहे हो एक्स वाई जेड, है ना, ऐसे ऐसे अगर आप मैन्युअली असाइन करें तो सिम्स यूज होता है. बट अगर आपको मल्टीपल असाइन करना है तो जस्ट टाइप SYM, फिर जो वेरिएबल आपको लेना है वो मैंने लिया है एक्स, और फिर सेट आप लिखो. तो सेट क्या है मेरा, 1 से लेकर कहां तक रन करूंगा मैं इसको, 1 से लेकर n तक, है ना. n तक क्यों, क्योंकि n क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल्स का काउंट है. तो अगर मैं इसको रन कर देता हूं तो यहाँ से ऑटोमेटिक 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, x1 x2 x3, है ना. क्योंकि 3/3 ऑर्डर है, सो वेरिएबल्स भी कितने आएंगे, 3 आएंगे. बट आपको पता है जब भी आप लीनियर सिस्टम लिखते हो ax इक्वल टू b में, जो x होता है ये कॉलम मैट्रिक्स होता है ना. तो कॉलम मैट्रिक्स कंसिडर करने के लिए x क्या होता है, आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है. सो कॉलम मैट्रिक्स कंसिडर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डॉट ट्रांसपोज करता हूँ. सो जब मैं डॉट ट्रांसपोज करता हूँ ना, ऑटोमेटिक x क्या बन जाएगा, इसका कॉलम मैट्रिक्स बनेगा. ये डॉट ट्रांसपोज इसमें रिक्वायर्ड है. ओके, देयर आर अदर प्रोग्राम जिसमें आप ये डॉट भी रिमूव कर सकते हो, बट इसके अलावा अगर कुछ आप इनोवेटिव करते हो, ओके, यू विल गेट फुल मार्क्स. सो डोंट वरी अबाउट इट, देयर आर मेनी अदर वेज टू क्रिएट दिस कॉलम मैट्रिक्स. तो आप अपने हिसाब से जा सकते हो. ओके, ऐसा ये नहीं कि यही यूज करो, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस दैट आल्सो यू कैन यूज.
तो यहाँ से मैंने क्या किया है, सो वेरिएबल्स क्रिएट भी किए, है ना। सेकंड बिट एक्चुअली क्या था, जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, तो वो वेरिएबल मैंने सारे क्रिएट किए, वहीं पे सेकंड बिट कंप्लीट हो जाता है, और फिर उसको मैंने कॉलम मैट्रिक्स में भी कंसिडर किया है। नाउ लेट मी ब्रेक द सेक्शन। फिर नेक्स्ट बिट क्या था, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ लीनियर सिस्टम ax इक्वल टू b, है ना, हो गया। तो लास्ट पार्ट क्या है, जस्ट क्रिएट द लीनियर सिस्टम और उसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए आप बस क्या करो, सेमीकोलन अगर आप रिमूव करते हो ना तो आउटपुट में आ जाता है, तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है। तो इक्वेशंस में अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, ए मैंने डिफाइन किया है मैट्रिक्स, स्टार करके एक्स करता हूँ, इक्वल इक्वल टू में बी करता हूँ। जैसे ये मैं लिखता हूँ, एंड इफ आई रन दिस यू विल गेट द लीनियर सिस्टम। ओके, हो गया, ये डिस्प्ले भी हो गई। ओके, एंड ओके डन। सो ये आउटपुट आपको वहां पे इंटरनल एक्सटर्नल जो भी वहां पे होगा उनको ये आउटपुट दिखाना है, और फिर ये कोड आपको हार्ड कॉपी में लिखना है। दैट्स इट। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे आपको 5-6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, और 10 मार्क्स के लिए होता है तो इसमें और चीजें ऐड होगी। क्लियर? इज दिस प्रोग्राम क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी एक और एक्सप्लेन करता हूँ। सो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 क्या है, हाँ, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूजर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशन, फिर से वेरिएबल क्रिएट करने, फिर यूजर से 1 बाय 1, है ना, हर एक इक्वेशन लेना है, और फिर वहां से ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। इन अ सिंपल वर्ड्स ये आपका प्रोग्राम 2 है। प्रोग्राम 2 में क्या होता है, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी लाइक दिस, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी, यहां से आपको ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है और बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। ये एग्जैक्टली रिवर्स था, यहाँ पे ए बी गिवन था, सिस्टम कैलकुलेट की, अभी सिस्टम गिवन है, ए और बी कैलकुलेट करना है ना। तो इस टाइप का ही प्रोग्राम है, और क्या क्या करना है वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है ना। तो पहले तो क्या लेना है हमें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पे पहले आप देखो, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन भी 3 है ना। तो इसको ही टेस्ट के लिए लेना है आपको। सो फॉर क्वेश्चन 2 क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप हमेशा n से डिनोट करते हो, तो n इक्वल टू में इनपुट ले लेता हूँ, एंटर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और क्या इनपुट लेना है, नंबर ऑफ इक्वेशन का भी इनपुट लेना है, ठीक है। तो यही कॉपी पेस्ट करता हूँ। नंबर ऑफ इक्वेशंस हमेशा यम से डिनोट होते हैं, ये नोटेशन आप चेंज भी कर सकते हो, पर यहाँ से आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस भी लेने। डन। हाँ, तो चलो पहले इसको इनपुट कर लेते हैं, उससे पहले मैं आउटपुट क्लियर कर देता हूँ ये कमांड विंडो। चलो पहले इसको रन करके देख लेते हैं। सो रन अ सेक्शन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आपको पता है जो टेस्ट करना है प्रोग्राम उसमें देर आर ओनली 3 वेरिएबल्स एंड देर आर ओनली 3 इक्वेशन, तो इसलिए मैं 3 डाल रहा हूँ। फिर नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितने हैं, 3। डन। तो ये हो गया रन। अभी मैं आता हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे, फिर क्या करना है देखते हैं। फिर क्या करना है, हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। ओके, सो सेकंड बिट पे क्या है, वी नीड टू क्रिएट द वेरिएबल्स। ये ऑलरेडी आपने ऊपर ही किया था, सेम लॉजिक है, कोई चेंज नहीं है। वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ सिम से, ओके, एक्स से, और इसकी रेंज में दे रहा हूँ 1 to n, है ना। सो 1 to n मुझे वेरिएबल्स क्रिएट करने, रन करता हूँ। सो 3 वेरिएबल्स आपके क्रिएट हो गए। अभी याद रखो, जब आप इक्वेशंस लिखते हो ना, इन्हीं 3 वेरिएबल्स का यूज करना है। शायद कल के एक सेशन में मैंने ही बाय मिस्टेक एक्स वाई जेड यूज किए थे, तो ये कभी कभी जल्दबाजी में होगा। जो वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हो ना, उन्हीं वेरिएबल को आपको यूज करना है इक्वेशन लिखने के लिए, नहीं तो क्या होगा, फिर ये मिसमैच करेगा, आपको आउटपुट कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे एरर आने के चांसेस है। नाउ लेट मी ब्रेक द सेक्शन। फिर आगे की इंस्ट्रक्शन क्या थी, हाँ, हर एक इक्वेशन आपको 1 बाय 1 इनपुट करना है। ओके, हर एक इक्वेशन आपको 1 बाय 1 इनपुट करना है, इतना ही। ठीक है, तो अभी मैं देखो, मैं एक्चुअल प्रोग्राम के हिसाब से नहीं जा रहा, कुछ चीजें सिंप्लीफाई करके लेता हूँ। तो अभी आपको पता है, जब भी आपको एक ही ऑपरेशन बार बार रिपीट करना होता है, आपको फॉर लूप यूज करना है। तो फॉर लूप में मैं k इक्वल टू डिफाइन करता हूँ 1 से लेकर कहाँ तक, नंबर ऑफ इक्वेशन तक, तो यम लेना पड़ेगा मुझे, है ना। और फिर
मैं हर एक इक्वेशन लेने वाला हूँ, तो वो इक्वेशन आपको पता है जब भी इक्वेशन आप यूजर से लेते हो ना वो स्ट्रिंग में ही आता है, तो इसलिए उसको मैं टाइटल दे रहा हूँ str, मतलब स्ट्रिंग का इक्वेशन है और वो इनपुट में लेता हूँ। ओके, एंड एंटर योर इक्वेशन। ओके, कोडिंग में क्या है, ज्यादा डिटेलिंग है, अभी मैं एज पर क्वेश्चन ही चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, देर आर सर्टन पॉइंट्स दैट वी कैन स्किप एट द टाइम ऑफ एग्जाम आल्सो। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोडिंग में आप देखते हो तो एंटर इक्वेशन, एंटर फर्स्ट इक्वेशन, एंटर सेकंड इक्वेशन, एंटर थर्ड इक्वेशन, ये दिया था। ये बस एक इनोवेटिव है, इफ इन केस अगर आप उसको स्किप भी करते हो तो इशू नहीं है ना। सो एंटर योर इक्वेशन में इतना ही लिखता हूँ और फिर स्पेस देके छोड़ देता हूँ। और फिर क्या करूंगा मैं, ये जो इक्वेशन आपका आएगा है ना, के रन हो रहा है 1 to m, तो ये m बार रिपीट होने वाला है, ये सेम ऑपरेशन। सो वो इक्वेशन मुझे स्टोर कहाँ पे करना है, वो स्टोर करना है मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। क्योंकि अगर वो मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं आएगा फिर वो उसके आगे फिर मैं उसको ए और बी मैट्रिक्स में नहीं कर पाऊंगा, सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यहाँ पे एक और चीज आपको परफॉर्म करनी होती है। जो जो इक्वेशन जैसे यूजर एंटर करेगा आपको उसको डालना है मैट्रिक्स में। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशंस करके एक पहले नल मैट्रिक्स लेता हूँ, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिया, एक नल मैट्रिक्स लिया। ओके, और फिर जैसे ही यूजर इक्वेशन एंटर करेगा, ओके, उसमें ऑटोमेटिक वो इक्वेशन आ जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, जो इनपुट यहाँ पे आपका आता है, ओके, वो स्ट्रिंग में ही आना चाहिए। ओके, या स्ट्रिंग में ही लेना पड़ेगा तभी ये वर्क होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक और सिंटैक्स आपको यूज करना है, कॉमा करके यस। यस का मतलब क्या है कि यूजर से जो इनपुट आएगा वो आप स्ट्रिंग में ले रहे हो, स्ट्रिंग में, ठीक है। और फिर आपको क्या करना होगा, आपको पता है स्ट्रिंग मतलब क्या है, नॉन मैथमेटिकल थिंग्स। स्ट्रिंग मतलब नॉन मैथमेटिकल थिंग, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा जो भी स्ट्रिंग का आउटपुट होता है उसको कन्वर्ट करना होता है सिंबॉलिक में, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए एक सिंटैक्स होता है str टू सिंबॉलिक। ये मुझे लग रहा है ये एक ही इस प्रोग्राम में यूज हो रहा है, बाकी के इसमें जरूरत नहीं है इसकी। स्ट्रिंग टू सिंबॉलिक, तो ये क्या करता है, जो यूजर स्ट्रिंग में चीजें आपको दे रहा है ना उसको सिंबॉलिक में कन्वर्ट करता है। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ कहाँ पे, str में। str मतलब जो यूजर से इंफॉर्मेशन में ले रहा हूँ, है ना, है ना। तो इससे क्या होने वाला है, दो चीजें हो रही है इससे, ये जो मैंने लिखा है क्या हो रहा है। एक तो यूजर से जो इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंबॉलिक में, SYM मीन सिंबॉलिक। फिर उसके बाद हर एक इक्वेशन की एंट्री में किस में कर रहा हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहा हूँ। हर एक इक्वेशन की एंट्री में मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो चीजें इसमें हो रही है, एंड देन यू कैन एंड योर फॉर लूप फंक्शन, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, आप हर एक इक्वेशन एंटर कर पाओगे। सो लेट मी ट्राई फॉर दिस नाउ। सो रन अ सेक्शन, पहले आता है एंटर योर इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन आपका क्या है, x1 प्लस 2x2। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम में XY Z भी देता हूँ तो आपको क्या लेना है, x1 x2 x3 यूज करने हैं, ये याद रखो। तो यहाँ पे क्योंकि क्योंकि क्या है, आपके मैटलैब में x1 x2 x3 आपने डिफाइन की है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कोई भी आने दो, आपको लिखना हमेशा क्या है, x1 x2 एंड x3। तो चलो पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, x1 प्लस 2 स्टार x2 प्लस x3 इक्वल इक्वल 5। ये हो गया पहला इक्वेशन, x1 प्लस 2 स्टार x2 प्लस x3 इक्वल टू 5। फिर वो पूछेगा एंटर योर इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन मेरा क्या है, 3 स्टार x1 3 स्टार x1 3 स्टार x1 प्लस x2 माइनस x3, सॉरी माइनस x3 इक्वल टू 6, है ना। 3 स्टार x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 6। चलो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। एक और बार वो पूछेगा क्योंकि देर आर 3 इक्वेशंस, है ना। सो थर्ड वाला कौन सा है, 2 स्टार x1। सो 2 स्टार x1 प्लस 4 स्टार x2 4 स्टार x2 प्लस 3 स्टार x3 3 स्टार x3 इक्वल इक्वल 10, ठीक है। और फिर मैं एंटर करता हूँ, हो गया, है ना। तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये तीनों इक्वेशन आपके आ गए। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी
ब्रेक द सेक्शन। फिर मुझे क्या करना है, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दी मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, है ना, फ्रॉम दिस लीनियर सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम अभी मैंने इंपोर्ट की है मैटलैब में, वहां से मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैटलैब में एक ही सिंटैक्स है इसके लिए, इक्वेशन टू मैट्रिक्स। और आप देखो ये सिंटैक्स आपको ऑनलाइन में भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके, आधा भी अगर आप कीवर्ड टाइप करते हो तो भी ये पूरा आता है, तो इसलिए इसकी भी आपको हेल्प होगी, है ना। देन हाँ, तो ये किसके लिए अप्लाई करना है, इक्वेशंस में, क्योंकि इक्वेशंस में आपने वो सारे इक्वेशंस को स्टोर किया है, और ये वेरिएबल कौन से वेरिएबल के साथ इसको सेपरेट करना है, तो उसको आपने VARS में सेव किया था। तो इस सिंटैक्स में इक्वेशन जहां पे स्टोर किया था वो आएगा फर्स्ट पार्ट में, और जो वेरिएबल्स आपने यूज किए वो आएगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, एंड देन यू ट्राई टू रन दिस। ओके, डन। तो ये ए मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। ओके, तो आप देखो ये सिस्टम थी, यहां से मैंने ए मैट्रिक्स सेपरेट किया और बी मैट्रिक्स सेपरेट किया। लास्ट टाइम जब मैंने इसको रन किया था, तब बाय मिस्टेक मैंने क्या किया था, जो इनपुट दिया था यहाँ से वो मैंने XYZ में दिया था, और मैंने वेरिएबल्स कौन से जनरेट किए थे, x1 x2 x3 जनरेट किए थे। यहाँ पे देखो VARs मैंने क्या जनरेट किया था, x1 x2 x3, और मैंने इक्वेशन डालते समय XYZ में डाला था। ये एरर के लिए आपको केयरफुल रहना है। ओके, मैंने भी जल्दबाजी में किया था, तो बी केयरफुल विद दिस एरर। जो वेरिएबल्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इक्वेशन उन्हीं वेरिएबल्स में लिखना है। ये एक केयर बस आपको लेनी है, तो आप ये कहीं पर नोट डाउन करके ले लो। इफ यू मिस दिस, ये रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एरर लास्ट टाइम आई थी। डन। तो ऐसा एक प्रोग्राम आपको है। अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें, अननेसेसरी चीजें मैंने स्किप की है। ओके, पहले बेसिक प्रोग्राम तो आना चाहिए, फिर जिनको थोड़ा इसमें और यूजर फ्रेंडली करना है, ओके, एज पर दी वर्ड फाइल आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम नाउ, प्रोग्राम 2? एनी डाउट? बोलो जल्दी, क्लियर और नॉट? रिप्लाई क्विकली। यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। सो अभी सेक्शन ब्रेक करके थर्ड वाला प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी क्लियर द कमांड विंडो। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 मतलब प्रोग्राम 3। कोई ज्वाइन करता है? डन। सॉरी। सो अभी क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? राइट अ मैटलैब प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूजर अ मैट्रिक्स ए, अ कॉलम मैट्रिक्स बी, फिर वहां से एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैलकुलेट करो ए बी, फिर ए की रैंक कैलकुलेट करो, ए बी की रैंक कैलकुलेट करो, और फिर एग्जामिन फॉर कंसिस्टेंसी। तो एग्जामिन फॉर कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है, आपको देखना है कि सिस्टम को यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या नो सोल्यूशन है। ये तीनों चीजें आपको वहां पे चेक करनी है। ये प्रोग्राम आपको रन करना है फॉर दिस इनपुट। ए मैट्रिक्स भी दिया है और बी मैट्रिक्स भी दिया है, तो लेट्स डू इट क्विकली। तो पहले ए मैट्रिक्स में इनपुट कर लेता हूँ यूजर से। सो इनपुट एंटर मैट्रिक्स ए, इंटर मैट्रिक्स ए, यहाँ से आप लो। देन बी मैट्रिक्स भी आपको लेना है, सो इनपुट लेता हूँ मैं एंड एंटर मैट्रिक्स बी लेता हूँ। ठीक है, और हाँ, और फिर आगे, तो ये था आपका पहला बिट। पहले बिट में क्या करना है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इंपोर्ट करना था, तो ये हो गया यहाँ पे। तो इसको रन करके इंपोर्ट कर लेते। सो ए मैट्रिक्स इंपोर्ट करते। ए मैट्रिक्स क्या था, 2 - 1 3, सो 2 - 1 3 सेमीकोलन, 1 4 - 2 1 4 - 2 सेमीकोलन, 3 5 6 3 5 6। देन लेट मी प्रेस एंटर। ए मैट्रिक्स मेरा स्टोर हो गया। ओके, यहाँ पे अभी बी मैट्रिक्स स्टोर करते। बी मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स, 5 6 10, 5 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 10, एंड लेट मी प्रेस एंटर। तो दोनों मैट्रिक्स मेरे स्टोर हो गए। तो अभी मैं सेक्शन ब्रेक करके आगे वाले सेक्शन में जाता हूँ। ओके, फिर क्या करना है, सेकंड बिट में क्या था,
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैलकुलेट करो। तो चलो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको मैं टाइटल देता हूँ A_B। टाइटल आप अपने हिसाब से दे दो, है ना, A_B। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता है, बस करना क्या है, A स्पेस B हो गया क्रिएट। सो इफ यू रन दिस, ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, P कॉलम्स उसमें अटैच हो गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना था, थर्ड बिट में था दोनों की रैंक कैलकुलेट करो। सो विच इज अगेन वेरी इजी। तो मैं क्या करता हूँ, ए की जो रैंक है उसको बोलता हूँ रैंक ए, है ना, एंड जो ए बी की रैंक है उसको मैं बोलता हूँ रैंक ए बी, है ना। सो पता है आपको, सिंटैक्स इज वेरी इजी, जस्ट टाइप RANK और ए की रैंक पे ए आएगा, एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। एंड देन इफ यू रन दिस, दोनों की रैंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोनों की रैंक इक्वल आ रही है, तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये कंसिस्टेंट है। फिर जो रैंक आ रही है विच इज अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना, जितने कॉलम्स थे उतने वेरिएबल आते हैं। सो कॉलम्स थे 3, तो दिस रैंक इज अगेन इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसलिए सिस्टम को यूनिक सोल्यूशन, ये आपको पहले ही पता चल गया, आपको बस मैटलैब से निकालना है। तो सेक्शन ब्रेक करो, तो सोल्यूशन मतलब एग्जामिन फॉर कंसिस्टेंसी, तो ये आपको फुल फॉर्मूला लिखना है। तो ये कंडीशन आपको पता है, यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सोल्यूशन, देयर आर 3 कंडीशन। तो कंडीशंस जब भी आते हैं तब आपको यूज करना है इफ लूप, है ना, या इफ सिंटैक्स आपको यूज करना है जब भी कंडीशंस आते हैं। तो अभी कंडीशंस क्या है, जो ए बी की रैंक है ना, सॉरी, जो A_B की रैंक है वो एंड ए की रैंक अगर इक्वल आती है ना, क्या लिखा है मैंने, इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड क्या है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा कहीं पे, है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए डिफाइन कर लेते हैं पहले यहाँ पे। सो उसको आपको पता है, ऊपर आपने किया है, यम कॉमा यन करना है एंड साइज लेनी है, बस साइज से फिर नंबर ऑफ कॉलम्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, सॉरी, एक ही चाहिए अपने को। हम्म, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास यम और यन के वैल्यूज आ जाएंगे। हाँ, अभी मैं डिफाइन करता हूँ कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड इफ दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू यन, है ना, विच इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये सिंगल इक्वल यूज नहीं करना है, क्योंकि ये असाइन नहीं कर रहे हो आप, ये कंडीशन के लिए आप यूज कर रहे हो, तो इसलिए दोनों जगह पे डबल इक्वल आएंगे, है ना। मैटलैब में आपको पता ही है, क्योंकि सिंगल इक्वल का मतलब वैल्यू असाइन हो जाती है, आपको यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करनी, आपको वो लॉजिकली चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो इसलिए ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है बेसिकली। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे क्या डिस्प्ले करना है, व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले, आई वांट टू डिस्प्ले दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो सिस्टम is consistent and has unique solution, UNIQUE solution, ठीक है, डन। हाँ, तो ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन डालने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एल्स इफ, ओके, एल्स इफ। तो अभी सेकंड कंडीशन क्या है, ये दोनों इक्वल तो आ रहे, बट जो ए बी की रैंक है वो लेस देन यन में ले रहा, है ना, ये जो रैंक है इट इज लेस देन यन करता हूं मैं। तो इस केस में मुझे क्या डिस्प्ले करना है, ये कॉपी कर लेता हूं क्विकली। सो व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले इन दिस केस, the system is consistent again but it has infinite solution, एंड थर्ड कंडीशन है तो अभी यूज होगा else, ठीक है। और अभी कंडीशन क्या है, ये अगर नॉट इक्वल आते हैं, सॉरी, नॉट इक्वल करने की जरूरत है नहीं, ये दोनों कंडीशन में अगर वो नहीं आता है, सो व्हाट इज योर आंसर, अगर वो दोनों कंडीशन में नहीं आता है तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन। तो डायरेक्टली डिस्प्ले कर लेते हैं ना वो। अदरवाइज, तो अगर यूनिक भी नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट भी नहीं आ रहा है, तो अदरवाइज क्या लेना है, अदरवाइज लेना है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन, या आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, तो जैसे मैं भी कर रहा हूँ, नोटेशन भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। तो ये इफ वाला जो लूप था इसको अभी एंड कर लेते हैं।
डन। सो इफ फंक्शन में अगर 3 कंडीशंस आते तो सिंटैक्स होता है इफ एल्स इफ एल्स। अगर 2 कंडीशन आते तो सिंटैक्स होता है इफ एंड एल्स ओनली। ठीक है, तो ये आप याद रखो। एंड नाउ लेट मी रन दिस। ओके, तो आंसर आ गया, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए ज्यादा मार्क्स रहेंगे जब एग्जाम में भी ये पार्ट आएगा, जो लास्ट बिट है इसका, इस बिट के लिए मार्क्स ज्यादा आएंगे, मे बी 3 और 4 आउट ऑफ, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो एक दो मार्क ऊपर रहेंगे, 3 मार्क्स नीचे रहेंगे। तो ऐसे बिट वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी कंडीशन बड़ी होगी उतने मार्क्स भी आपको ज्यादा आएंगे उधर। डन। सो इन दिस वे वी कैन चेक द कंसिस्टेंसी फॉर एनी गिवन लीनियर सिस्टम। ओके, क्लियर? यस सर। हाँ, ठीक है। अभी आइडिया तो आ रही है आपको, प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे किस फ्लो में जाना है। तो जो पूरा प्रोग्राम है उसमें हर एक बिट के लिए आपको मार्क्स है। सो माय पॉइंट इज, एग्जाम में जहां तक भी अटेम्प्ट हो रहा है अटेम्प्ट करो। ओके, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स है इसमें। आपने मैट्रिक्स इंपोर्ट किया, यू विल गेट सम मार्क्स। आपने कुछ रैंक कैलकुलेट किए जो रिक्वायर्ड थी उस क्वेश्चन में, आपको वहां पे मार्क्स मिलेंगे। तो जितना भी उसमें से हो रहा है उतना आपको करना पड़ेगा। इफ यू कीप इट ब्लैंक देन शायद प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होने के भी चांसेस है। तो ओके, तो जो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, एक दो और लेता हूं मैं। हाँ, ये लास्ट के दो इजी है। फोर्थ क्या है, डायरेक्टली सिस्टम दी है, आपको सॉल्व करनी है ना। सो फोर्थ क्या है कि वी हैव गिवन अ सिस्टम एंड वी नीड टू सॉल्व दैट सिस्टम। तो सॉल्व करने के लिए भी आपके पास सिंटैक्स है। सो लेट्स डू दैट। सो क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4। ओके, तो पहले आप देखो क्वेश्चन में वेरिएबल्स कौन से यूज हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x1 x2 x3। तो उनको पहले मैं असाइन कर लेता हूँ। सो माय वेरिएबल्स आर x1 x2, सॉरी स्पेस देना होता है ना, x1 x2 एंड x3। तो ये वेरिएबल के साथ में जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर ये सारे इक्वेशन पहले मैं स्टोर कर लेता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन थे। सारे इक्वेशंस पहले मैं स्टोर कर लेता हूँ। इसको आपको पता है हमेशा मैट्रिक्स में स्टोर करना होता है। तो पहला इक्वेशन क्या था, x1 प्लस 2x2। सो x1 प्लस 2 स्टार x2 प्लस 3 स्टार x3 इक्वल इक्वल 3, कॉमा 3 स्टार, सॉरी 3 स्टार x1 प्लस 6 स्टार x2 प्लस 9 स्टार x3 इक्वल इक्वल 9, 7 8 10। सो 7 स्टार x1 प्लस 8 स्टार x2 प्लस 10 स्टार x3 इक्वल इक्वल क्या है आगे 34 है। ठीक है, तो जो इक्वेशन क्वेश्चन में थे वही इक्वेशंस मैंने यहाँ पे कंसिडर किए। ओके, इक्वेशंस में सारे इक्वेशन मैंने इक्वेशंस में स्टोर किए। अभी आपको पता है कि मैटलब में सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सिंटैक्स कौन सा है, सॉल्व वाला सिंटैक्स है, SOLVE, है ना। तो ये सिंटैक्स आपको बेसिकली यूज करना है। तो इसमें क्या लिखना है कि ये सॉल्व करने के लिए क्या मतलब, क्या डेटा डेटा कहाँ से लेना है, इक्वेशन से लेना है ना। इक्वेशंस में आपने आपने ये सारे इक्वेशन को स्टोर किया और फिर इनके लिए वेरिएबल्स कौन से आप ले रहे हो, तो वेरिएबल्स आपके हैं x1। अगर आप इनको VARS में स्टोर करते हो तो भी आप यहाँ पे VARS लिख सकते हो, या तो मैं ऐसे डायरेक्टली असाइन कर देता हूँ कि ये मेरे वेरिएबल्स थे x1 x2 x3। और ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, लाइक रिटर्न कंडीशंस ट्रू, वो भी आ जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो ये डिफॉल्ट में आप रहने दो। फिर जो x की वैल्यू आती है वो आपको कैसे सॉल्व करनी है। ये जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था, है ना, ये ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था डॉट x करना है। y की वैल्यू कैसे आएगी, जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था डॉट y करो, एंड z की वैल्यू कैसे आएगी, जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था डॉट z करो। ठीक है, एंड लेट अस ट्राई टू रन दिस। अरे सॉरी, ये हमारे वेरिएबल अलग अलग है ना।
वही x1 डॉट x1 कर देता हूँ, x2 x2 x3। वेरिएबल पे थोड़े आप केयर लो। ओके, यहाँ पे नाउ लेट मी चेक अगेन। हो गया, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, यू विल गेट द वैल्यूज x1 x2 x3। सो केयरफुल विद द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे यूज किए वही वेरिएबल के साथ आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज इट गिव यू एन एरर। तो वो चीजें आपको वहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर इस क्वेश्चन में लाइक जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें एक्स वाई जी वेरिएबल्स होंगे तो हम हाँ, स्टार्ट में एक्स वाई जी इनपुट देंगे या x1 x2 x3? वो आपका कॉल है। वेरिएबल क्वेश्चन में कोई भी आने दो, आप वो सेम ले सकते हो या अलग करके भी ले सकते हो, ओके। उसके वजह से मार्क्स कोई कट नहीं करेगा, इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। ओके सर। बट इट्स बेटर टू गो विद द वेरिएबल्स विच आर यूज इन क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बट आप जिससे कंफर्टेबल हो आप वही वेरिएबल्स यूज करो जिस वे में आपने प्रैक्टिस की है, ओके। मतलब क्वेश्चन में एक्स वाई जेड था और आपने x1 x2 x3 में किया है, उसकी वजह से मार्क्स कट नहीं होंगे, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर दिस? यस सर। एंड नाउ लास्ट प्रोग्राम फॉर यूनिट 1, क्योंकि यूनिट 1 के 50% प्रोग्राम्स थे, इसलिए आज का सेशन मैंने उसके लिए स्पेसिफिकली लिया है। इसके आगे का कंटेंट फिर इजी है। सो लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने थे, तो वो कर लेते हैं। क्या है? राइट अ मैटलैब प्रोग्राम, सॉरी ये डिपेंडेंट का है, सॉरी एक और है। आपको करना क्या है, वेक्टर्स गिवन रहेंगे एंड वी नीड टू चेक वेदर दिस वेक्टर्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ओके। इस पैटर्न में वो क्वेश्चन है। तो सारे बिट आपको गिवन है। पहले क्या है, प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट नंबर ऑफ वेक्टर्स। चलो पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें लेने हैं, तो उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स उसको n बोलते हैं, है ना। और इनपुट में जाते हैं एंड देन एंटर नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। हाँ, तो ये पहले करके रन करके इसको ऐड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें चाहिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है देयर आर ओनली 3 वेक्टर्स, तो इसकी वैल्यू 3 आप डालो एंड इसको कंप्लीट करो, तो आ गया, है ना। तो अभी सेक्शन ब्रेक करके जाते हैं आगे। फिर क्या प्रॉम्प्ट करना है, प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर ईच वेक्टर एज अ रो वेक्टर, ओके। हर एक वेक्टर आपको यूजर से लेना है, तो वो मैं फॉर लूप से लेता हूँ या आप मैनुअली भी ले सकते हो, दैट इज यूर कॉल। सो मैं जा रहा हूँ के इक्वल टू 1 2, जितने मेरे पास वेक्टर है n वेक्टर है, और मैं इनपुट करूंगा। तो ये हर एक वेक्टर मुझे स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे। सो लेट मी जस्ट टाइप वेक्टर इन अ रो, इसलिए मैं वी वेक्टर करके अंडरस्कोर रो में डालता हूँ, तो समझ में आ गया, ये सारे वेक्टर मैं रो में ले रहा हूँ। सो इनपुट में जा रहा हूँ मैं, सो इनपुट करके आई विल टेक दी एंटर योर वेक्टर, ठीक है। मैं ज्यादा वो परसेंटेज डी उसमें नहीं जा रहा, ओके, ठीक है। एंटर योर वेक्टर, आपको पता है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। कुछ केसेस में जैसे यहाँ पे, चलो इसको अगर आपको और इनोवेटिव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है यू कैन यूज द एस प्रिंट एफ, है ना, या एफ प्रिंट एफ, दोनों वे से आप कोई भी चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन द एस प्रिंट एफ कमांड, ओके। तो ये करता हूँ, तो इस यहाँ पे कॉमा आता है एस प्रिंट एफ में, सो एंटर यूर परसेंटेज डी यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इसका मतलब है एंटर यूर फर्स्ट वेक्टर, है ना। और उसका पाथ आपको देना पड़ेगा जो वेक्टर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो उसका पाथ में दे देता हूँ कहाँ से, के से, ठीक है। सो एंटर योर फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम के, देन दिस कंप्लीट। तो ये उसके साथ भी रन करेगा एंड देन हर ये जो वेक्टर आ रहा है इसको मुझे मैट्रिक्स में लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो आपको पता है यूजर से आ रहा है, इसका स्ट्रिंग पार्ट, तो इसको मुझे मैट्रिक्स में लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि वेक्टर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, इसलिए ऐसे ही दे रहा हूँ। और आपको पता है ये ऑलरेडी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे मैट्रिक्स ब्लैंकली स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। सो लेट मी स्टार्ट विद द नल मैट्रिक्स फर्स्ट, और फिर
ये जो भी वेक्टर आएगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कंसिडर कर दूंगा, सो एज अ वेक्टर रो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है इस ऑपरेशन से, हर एक वेक्टर ऑटोमेटिक एक एक रो में फिट होता जाएगा, दैट इज द आइडिया। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको अभी एंड कर देते हैं एंड लेट अस डू दिस, ट्राई करते हैं इसको, आ रहा है क्या। हाँ, देखो, ऑटोमेटिक एंटर योर फर्स्ट वेक्टर, तो आपका पहला वेक्टर क्या था, इसको रो में एंटर कर रहा हूं मैं। सो पहला वेक्टर क्या था, 1 2 3, तो 1 2 3। ओके, इसको एंटर कर दो। फिर वो पूछता है सेकंड वेक्टर क्या है, तो सेकंड वेक्टर क्या है, 4 5 6, 4 5 6, इसको एंड कर देता। वो पूछ रहा है थर्ड वेक्टर, वो क्या है, 7 8, सॉरी 7 8 9, डन। ठीक है। हाँ, अभी ये ना, ये सारे इन बिटवीन के ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने इसको, इस आउटपुट को हाइड नहीं किया था। आप हाइड करते तो डायरेक्टली लास्ट में आंसर दिखाई देगा। तो क्या हो रहा है, वेक्टर मैट्रिक्स, तो जो पहला वेक्टर था वो मेरा फर्स्ट रो में आ गया। सेकंड वेक्टर था मेरा 4 5 6, दैट कम्स एज अ सेकंड रो। जो मेरा थर्ड वेक्टर था 7 8 9, दैट कम्स एज अ थर्ड रो। तो इसके लिए मैंने इसको इनिशियलाइज किया था नल मैट्रिक्स से, और फिर सेमीकोलन की वजह से हर एक वेक्टर रो जो जो यूजर से आ रहा था ना, वेक्टर रो, वो एज अ रो जा रहा है उस मैट्रिक्स में। ठीक है, बट आपको पता है कैलकुलेशन पर्पज में आपको पहला वेक्टर पहले कॉलम में चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे पहला वेक्टर फर्स्ट रो में आ रहा है। ओके, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन में हर एक वेक्टर कॉलम में आता है, तो इसीलिए ओके, यह भी थ्योरी का पार्ट है जिनको थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो वेक्टर कॉलम में लेना पड़ेगा, है ना, हर एक वेक्टर मुझे कॉलम में चाहिए था। इसलिए जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था वेक्टर मैट, है ना, इसका मैं लेता हूँ ट्रांसपोज। इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ, हाँ, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे पहला वेक्टर फर्स्ट कॉलम में चाहिए था, तो 1 2 3 अभी मेरा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, 4 5 6 मेरा सेकंड कॉलम में आ रहा है, 7 8 9 मेरा थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो ये एक वे होता है करने का, देर आर मेनी अदर वेज। आप यूजर से ही वेक्टर कॉलम में ले सकते हो, डायरेक्टली मैट्रिक्स में 1 by 1 एंटर कर सकते हो। सो देर आर मेनी अदर वेज टू डू दिस। एंड देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आप इसके लिए कोई भी प्रोग्राम लिखो, रिक्वायरमेंट क्या है कि जो पहला वेक्टर यूजर एंटर करेगा वो फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए, सेकंड वेक्टर जो यूजर एंटर करेगा वो सेकंड कॉलम में आना चाहिए, थर्ड वेक्टर जो यूजर एंटर करेगा वो थर्ड कॉलम में आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को आप अपने हिसाब से भी सोल्यूशन दे सकते हो एंड यू कैन कंप्लीट। ओके, तो देर आर मेनी अदर वेज, तो ये एक वे था करने का। ठीक है, सो फिर इसके बाद जैसे ही आपका पहला वेक्टर फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स में आता है, सेकंड सेकंड में और थर्ड थर्ड में, इसके बाद डायरेक्ट क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद आप आप इसको एज अ लीनियर सिस्टम एज्यूम करो, है ना, लीनियर होमोजेनियस सिस्टम, क्योंकि राइट बी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पे। तो इसके आगे आपको क्या एज्यूम करना है कि ये एक आपकी लीनियर होमोजेनियस सिस्टम है। why it is homogeneous, because b equal to 0। फिर उस लीनियर सिस्टम को अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपके वेक्टर्स आते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड अगर उस सिस्टम को इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो आपके वेक्टर्स क्या आते हैं, डिपेंडेंट। तो ये क्राइटेरिया आपको सेट करना है इफ कंडीशन से। सो इफ करके उसके लिए मुझे रैंक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किसकी रैंक कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रैंक ऑफ दिस व्हाट, वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो इसकी मैं पहले रैंक कैलकुलेट करूंगा, उसको मैं चलो R1 बोल देता हूँ, है ना, R1 से असाइन कर देता हूँ सिंपल करने के लिए। हाँ, तो अभी मैं क्राइटेरिया क्या डालूंगा, ये जो R1 है, इफ दिस R1 इज इक्वल टू, है ना, इफ दिस R1 इज इक्वल टू सी, यहाँ पे ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट आती है, इसलिए रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए हमेशा आता है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, जितने नंबर ऑफ वेक्टर से उतने ही कॉलम्स आते, इसलिए अगर ये रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आते तो मैं क्या डिस्प्ले करूंगा, व्हाट आई विल डिस्प्ले इन दिस केस, अगेन माय मिस्टेक इज, ये इक्वल इक्वल करना पड़ेगा। हाँ, सो व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले इन दिस केस, गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उस केस में आपके वेक्टर्स क्या आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। एल्स, एल्स क्या आएंगे, एल्स आएंगे डिपेंडेंट, TRSP।
अब इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी का भी नॉलेज चाहिए तो ही ये लॉजिक समझ में आएगा। तो उस केस में आपका आंसर होगा डिपेंडेंट। चलो ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो इन अ सिंपल वर्ड्स, जो ए मैट्रिक्स यहाँ पे आपका आ रहा है, ये नीचे वाला है ना, ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, इसकी रैंक एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर मैच हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंट आता है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाते हैं, अदरवाइज वो डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाते हैं। तो यही मैं अगर मैं चेक करता हूँ, सो या सॉरी, एंड इज मिसिंग, करेक्ट। एंड नाउ लेट मी रन दिस, डन। द गिवन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। व्हाई इट इज डिपेंडेंट? क्योंकि इसकी रैंक आ रही है 2, विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रही है, इसलिए आपका आंसर क्या है? डिपेंडेंट। रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएगी तो इंडिपेंडेंट। डन। सो दिस इज द सिंपल, इन अ सिंपल वर्ड्स आल्सो यू कैन कंसीडर दिस प्रोग्राम। ठीक है, सो हाँ, ये 6 नंबर का है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का। फिर उसके बाद मैं 7 तक ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आई विल एक्सप्लेन 2 मोर प्रोग्राम्स। रेस्ट पार्ट इज सिमिलर टू दिस, तो बाकी आगे किसी भी प्रोग्राम में आपको इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, सो आई विल ओनली एक्सप्लेन दिस 6 एंड 7। ओके, इज दिस क्लियर? कैसे किया है? इसमें एक थियरी का पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्या वो पॉइंट है? आपका पहला वेक्टर linearly dependent independent में फर्स्ट वेक्टर मस्ट बी इन अ फर्स्ट कॉलम, सेकंड वेक्टर मस्ट बी इन अ सेकंड कॉलम, थर्ड वेक्टर मस्ट बी इन अ थर्ड कॉलम। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसकी रैंक एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर इक्वल आते हैं तो इंडिपेंडेंट होता है, एंड लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आते हैं तो डिपेंडेंट होता है। ये थोड़ा बहुत थ्योरी का पार्ट है। ठीक, सो सेक्शन ब्रेक करके नाउ लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 मतलब आप ऑलमोस्ट 50% प्रोग्राम्स आपके हो जाते हैं। तो अभी क्या करना है, लास्ट में एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलेगा जिससे आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने। बट उनमें उन्होंने क्या बोला है कि आप ईच मतलब डिस्प्ले ईच आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ओके, ऐसे आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो वो एक क्राइटेरिया उन्होंने दिया है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो पहले तो क्या करना होगा, यूजर से वो मैट्रिक्स मुझे लेना पड़ेगा जिसके मुझे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने। तो उसको मैं असाइन करता हूँ ए में, और ये मैट्रिक्स में लेता हूँ यूजर के थ्रू। सो एंटर मैट्रिक्स ए। चलो इसको रन करते हैं। तो वो मैट्रिक्स यूजर से ले लेता हूँ। क्या है वो? 4 - 2, ये था वो। 4 - 2 1 1, 2/2 का ही दिया है। 4 - 2 1 1, एंटर कर दो तो ए मैट्रिक्स आ गया। अभी करते हैं सेक्शन ब्रेक। अभी मुझे इसके कैलकुलेट करने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो एक ही सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है? EIG ऑफ ए। ओके, सो आपको ये जो EIG ऑफ ए है ना, ये इसको दो पार्ट में एक्सट्रैक्ट करना है। एक जो पार्ट है, ओके, इसको दो पार्ट में एक्सट्रैक्ट करना है, जिसमें जो एक पार्ट है वहां से आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे, एंड जो सेकंड पार्ट है वहां से आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगे। इसलिए EIG इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है दो पार्ट में, V, D में। इस सिंटैक्स से डायरेक्टली दो वेक्टर्स दो मैट्रिक्स मिल जाते। एक होता है V मैट्रिक्स, एक होता है D मैट्रिक्स। तो मैं पहले दिखाता हूँ इसका आउटपुट, फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसका मीनिंग क्या। ये होता है V मैट्रिक्स, ये होता है D मैट्रिक्स। D मैट्रिक्स के जो डायगोनल है ना, वो होते आइगन वैल्यूज। अभी आपको उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। D मैट्रिक्स के जो डायगोनल है वो आपके क्या है? आइगन वैल्यूज। V मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो आपका पहला आइगन वेक्टर है। V मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है वो आपका सेकंड आइगन वेक्टर है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए मैं सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, फॉर लूप में लगाता हूँ, क्योंकि ये दो बार रन कर रहा हूँ मैं। So let me run this k from 1 to 2. Okay, अभी मुझे पता है उसकी ऑर्डर फिक्स है, तो वैसे भी मैं करता हूँ। या आपको पता है मुझे साइज लेनी पड़ेगी। तो लेट मी टेक द साइज m, n करके, जरूरत भी नहीं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो साइज में ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं फॉर लूप रन कर पाऊंगा। तो फॉर लूप विच इज के रन फ्रॉम 1 to जितने इसमें जिसकी जितनी इसकी ऑर्डर है, तो 1 to n है ना। तो मुझे पता है क्योंकि मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/2 है, सो मेरे पास दो आइगन वैल्यूज आएंगे। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ, आप यस प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो या एफ प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो। अभी मैं चलो एफ प्रिंट एफ वाला एक्सप्लेन करता हूँ।
सो एफ प्रिंट यप से मैं क्या लिखूंगा, आई विल कंसिडर दी आइगन वैल्यू, फर्स्ट आइगन वैल्यू, ऐसे करते कैसे लिखूं इसको मैं, डायरेक्टली लिख लेता हूँ, परसेंटेज डी, फर्स्ट आइगन वैल्यू, सेकंड आइगन वैल्यू, ऐसे वो जाएगा, फर्स्ट आइगन वैल्यू, सेकंड आइगन वैल्यू, थर्ड आइगन वैल्यू एंड सो ऑन। तो ये जो डी है ना, इसको पाथ में देता हूँ के से, है ना। सो इट विल डिस्प्ले दी फर्स्ट आइगन वैल्यू इज, है ना, हाँ वो लेना पड़ेगा आपको। तो परसेंटेज डी, इसको पाथ दिया मैंने के, तो ये फर्स्ट में दिखाएगा फर्स्ट आइगन वैल्यू, सेकंड टाइम दिखाएगा सेकंड आइगन वैल्यू, थर्ड टाइम थर्ड आइगन वैल्यू, लाइक दैट। वो आइगन वैल्यू मुझे कहाँ से लेनी है, डी मैट्रिक्स से लेनी है। तो जो डी मैट्रिक्स है ना, ओके, उसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाँ इधर यूज करना पड़ेगा मुझे परसेंटेज एस, हाँ, और इसका पाथ में देता हूँ, जो डी मैट्रिक्स है उसके मुझे बस क्या लेने, डायगोनल लेने, है ना। तो के कॉमा के, ऐसे करता हूँ। क्या 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 मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डी मैट्रिक्स जो था उसका डायगोनल क्या है, 1 1 एंड 2 2। तो 1 1 वैल्यू में कहाँ पे ले रहा हूँ, परसेंटेज यस की जगह पे ले रहा हूँ, है ना। 2 2 वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, परसेंटेज यस की जगह पे ले रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट अगर मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, जस्ट फॉर दिस केस यू विल कम टू नो क्या ले रहा है वो। द फर्स्ट आइगन वैल्यू इज, ओके, ये शायद लास्ट टाइम भी कहीं पे तो इशू कर रहा था, बट आई डोंट नो। एस प्रिंट एफ परसेंटेज डी के, चलो एक बार और रन करके देखते हैं whether it will work। ये शायद क्यों एरर दे रहा है पता नहीं, बट कुछ प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी एरर आ रही थी। किसी ने किया इसको रिजॉल्व, एनी आइडिया अबाउट दिस, मैंने इसको देखा नहीं है, बढ़िया आ रहा था जब हम प्रैक्टिकल भी ले रहे थे, सो एट दैट टाइम आल्सो विल गेट दिस टाइप ऑफ एरर। एनीवन हैज रिजॉल्व दिस, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करो कि ऑटोमेटिक वो फर्स्ट आइगन वैल्यू इज, एक्चुअली यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 3, सेकंड आइगन वैल्यू इज, वहां पे आंसर आना चाहिए था 2, बट वो अभी नहीं आ रहा है। विल फाइंड द रीजन क्यों नहीं आ रहा है। तो ये हो गया जिससे आपने आइगन वैल्यू सेपरेट किए। ये सेम आप कॉपी पेस्ट करो, और अभी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस, तो वो परसेंटेज एस किस चीज के लिए वहां पे? सी यस प्रिंट एफ में या एफ प्रिंट एफ में दो चीजें हैं। एक होता है परसेंटेज डी और परसेंटेज आई, ये भी चलता है और ये भी चलता है, ठीक है। ये दोनों का जो आउटपुट होता है, इसका आउटपुट कहां पे सेट होता है, यहां पे सेट होता है। तो इसका जो आउटपुट होता है परसेंटेज डी और परसेंटेज आई का, ये हमेशा इंटीजर होता है, न्यूमरिक होता है। तो आपको पता है के न्यूमरिक है, बिकॉज के वैरी फ्रॉम 1 to n, सो के इज अ न्यूमरिक और के इज अ इंटीजर वैल्यू। तो उसके लिए हमेशा आपको यहाँ पे लिखना होता है परसेंटेज डी और परसेंटेज आई, इट्स अ फिक्स फॉर्मेट फॉर एस प्रिंट एफ और एफ प्रिंट एफ। नॉन न्यूमरिक जो भी फॉर्मेट है, नॉन न्यूमरिक, उसके लिए यूज होता है परसेंटेज एस। तो उसका जो पाथ था वो क्या है, डी, डी मैट्रिक्स के डायगोनल, डी ऑफ के मतलब डी मैट्रिक्स के डायगोनल। तो दो चीजें याद रखो, जब भी परसेंटेज यस यूज होगा, इट मींस इट विल असाइन, मतलब उसका जो पाथ होगा वो नॉन न्यूमरिक होगा, और जो भी परसेंटेज डी यूज होगा या परसेंटेज आई यूज होगा, उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, न्यूमरिक होता है। सो ये इसके पीछे रीजन है। इज दिस क्लियर? और एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर वो जो फॉर लूप में हमने के ओपन किया है सर, वो 1 to m आएगा ना, क्योंकि वो रो वाइज चेक ठीक है करेगा। ना, बिकॉज बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर, यम और यन दोनों इक्वली आएंगे ना, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर में। ओके सर। हाँ, तो इसलिए वो इशू नहीं आएगा इस केस में। यू आर करेक्ट, बट यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो यम की और एन की वैल्यू दोनों इक्वल ही है, सो इसलिए वो इशू नहीं करेगा। यस, क्लियर? सर तो जो डायगोनल हम लोग जो निकाल रहे हैं डी हाँ के कोमा की, हाँ, वो न्यूमेरिक वैल्यू है ना? नहीं नहीं, पाथ, ठीक, वो न्यूमरिक आउटपुट आ रहा है ना, पाथ जो डायरेक्टली आप दे रहे हो डी ऑफ के, ये क्या है, डी मैट्रिक्स में जाएगा, डी मैट्रिक्स का के वाला एलिमेंट वो लेगा, ओके। डायरेक्ट न्यूमरिक नहीं है ना वो, डायरेक्ट न्यूमरिक वैल्यू चाहिए। परसेंटेज आई का जो पाथ है, इट्स अ डायरेक्ट न्यूमरिक वैल्यू, के इज अ डायरेक्ट न्यूमरिक वैल्यू, डी ऑफ के, ये प्रोसेस होगा ना, तो वो डी मैट्रिक्स
पे जाएगा, डी मैट्रिक्स से के वाला एलिमेंट लेगा, देन इट विल बी अ न्यूमेरिक वैल्यू। Okay, okay, सिंपल yes, sir. वर्ड, जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो परसेंटेज यस यूज होता है, बस नंबर से तो परसेंटेज आई और परसेंटेज डी यूज होता है, करेक्ट? Yes, yes, sir. हाँ, आप देखो लिमिट वाले क्वेश्चन में भी है ना, ये यूज किया है मैंने कि जब भी मुझे द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज और आगे मुझे आउटपुट जो कैलकुलेशन में ऊपर किया था वही मुझे लेना था, तो इसलिए मैंने परसेंटेज यस यूज किया। सो परसेंटेज यस मीन्स अगर उसका पाथ नॉन न्यूमरिक है, नॉन न्यूमरिक इन द सेंस कुछ ऑपरेशन, इन अदर वर्ड्स उसका पाथ ऑपरेशन करके आ रहा है, तब आप परसेंटेज यस यूज कर सकते हो। अगर उसका पाथ डायरेक्ट नंबर है तो आप परसेंटेज डी और परसेंटेज आई यूज करो, ठीक है? ये एस और एफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? यस और एफ में क्या डिफरेंस है? और ये आप ब्रेक कर सकते हो, आपको पता है, वो भी एक्सप्लेन किया है यन करके। यू कैन गो टू अ नेक्स्ट लाइन। एनी डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एस, सॉरी एफ प्रिंट एफ एंड एस प्रिंट एफ? तो दोनों में डिफरेंस ये है, एफ प्रिंट एफ से जो आउटपुट आता है ना, उसको आप आगे कैलकुलेशन करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। एफ प्रिंट एफ से जो आउटपुट आता है दैट वी कैनॉट यूज फॉर द फर्दर कैलकुलेशन, बट यस प्रिंट एफ से जो आउटपुट आता है इट्स अ सिंबॉलिक आउटपुट, सो वी कैन यूज इट फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। तो अगर ओनली डिस्प्ले करना है वी कैन गो विद एफ प्रिंट एफ, डिस्प्ले करने के बाद उसको आगे कैलकुलेशन करने के लिए भी यूज करना है, देन वी कैन गो विद एस प्रिंट एफ। आई होप नाउ इट इज क्लियर, ओके? डोंट वरी, आपको कुछ ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएंगे, देर आर सर्टन पार्ट विच इज नॉन ट्रिवियल, ओके? सो आपको बेसिक चीजें अच्छे से क्लियर रखनी है। इज दिस क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन मार्क की एरर आ रही है, दैट आई नीड टू रिजॉल्व। ये अभी इमीडिएटली, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये आ रहा था, इसको थोड़ा हम रिजॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो अभी मैं आइगन वेक्टर भी दिखाता हूँ करके। सो आइगन वेक्टर भी मैं रन करता हूँ। क्या है, परसेंटेज आई कर रहा हूँ, फर्स्ट आइगन वेक्टर इज, और मैं यूज करता हूँ परसेंटेज एस, इसका पाथ में के देता हूँ, और यहाँ पे क्या करते हैं, हमें चाहिए कॉलम, पहला कॉलम चाहिए किसका, वी जो मैट्रिक्स था उसका चाहिए पहला कॉलम, ओके? सो आई डोंट वांट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रोज, है ना? तो इसलिए मैं रोज ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, एंड कॉलम्स के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, के यूज कर रहा हूँ, के मतलब जो मेरा रन हो रहा है, ओके? एंड लेट्स रन दिस। देखो, फर्स्ट आइगन वैल्यू इज दिस एंड फर्स्ट आइगन वेक्टर इज 8 पॉइंट समथिंग एंड 0.44 आ रहा है क्या वैसे ही, 8.994, और आगे क्या है, सेकंड आइगन वेक्टर, क्या कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों आ रहा है इतना? ई ऑफ, ठीक है, इसको बाहर भी करके एडजस्ट कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसको डिस्प्ले में डाल देता हूँ बाहर, या और फिर देखते हैं कि वी ऑफ डबल कोलन, मतलब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस, और के, अभी देखते हैं, ठीक है। शायद वो उसमें मर्ज नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, इसको मैं बाहर भी लेके आ सकता हूँ। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। लेट्स ट्राई, अभी ये चलो ठीक है ना? अभी रन हो रहा है, जो एरर थी वो मैंने रिमूव की, उसके साथ वो नहीं रन हो रहा था। सो हाँ, इज ये अभी परसेंटेज का पाथ ही नहीं है, तो यू कैन रिमूव इट, मैंने यूज किया ही नहीं है वो। सो ये भी मैं निकाल देता हूँ, हाँ, और सिंपल कर दिया मैंने, नाउ इट विल रन, ठीक है? फर्स्ट आइगन वैल्यू इज 3, फर्स्ट आइगन वेक्टर इज दिस, सेकंड आइगन वैल्यू इज 2, सेकंड आइगन वेक्टर इज दिस। इज दिस क्लियर? कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बट जाने दो। अभी क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यस सर। हाँ, ठीक है। तो वो आपको अगर परसेंटेज यस से इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली नीचे डिस्प्ले में जाओ, नो इशू। मैंने आपको बोला है कि ये एक
दिस इज द ओनली करेक्ट वे टू शो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये लॉजिकल चीज है, तो लॉजिक आपको अपने हिसाब से यूज करना पड़ेगा एंड फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है मतलब वो रीड नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, सो लेट्स अवॉइड इट एंड डायरेक्टली आप डिस्प्ले से वो डिस्प्ले करो। सो ये भी डिस्प्ले किया और ये भी डिस्प्ले किया, ठीक है। नो नीड टू गो विद दैट परसेंटेज यस, किसी भी क्वेश्चन में जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके अभी लास्ट प्रोग्राम है जो बड़ा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस यूनिट का, क्योंकि वो भी लेंदी है, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट। तो वो एक मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सो बी देयर ओनली फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 80%, 70 to 80% कंटेंट मैंने कवर किया है। रेस्ट पार्ट इज वेरी ट्रिवियल, तो जो आप प्रिपेयर कर पाओगे। सो नाउ लास्ट इज एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट, तो वो बस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लॉजिक जो यूज किया है ना वो आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब हमने उस अकॉर्डिंग कुछ चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की है, सो इसलिए आप देखो मैं कैसे इसको कर रहा हूँ एंड देन विल स्टॉप, ठीक है। सो 7 पे मैंने अभी ये सीक्वेंस थोड़ी बहुत मैच नहीं करेगी, हाँ, तो 7 पे मैंने डाला है एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट का क्वेश्चन। तो आपको डायरेक्टली एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा एंड आपको ये सारे कमांड है। पहले क्या करना है, यूजर से यम लेना है, यूजर से यन लेना है, फिर डाबा इन बाय डाबा वाई कैलकुलेट करना है, डाबा इन बाय डाबा एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो उस केस में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा यूजर से। तो बेसिकली क्या होगा, एग्जाम में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हिंट गिवन होगी क्वेश्चन में ही, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन होगा, ओके। तो ये चीजें रहेगी। जैसे ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला बोलो, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? यस, होमोजेनस होमोजेनियस। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, 1/mx प्लस एन वाई। तो इस पैटर्न में क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि ये नॉन एग्जैक्ट है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ रहा है जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यूजर से वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और आगे सॉल्व करना है। तो ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सो प्लीज बी देयर फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स ओनली। चलो, सो अभी ये प्रोग्राम है एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट, दोनों चीजें इसमें कवर हो रही है। हाँ, तो पहले तो क्या लेना है, यूजर से यम लेना है। सो लेट मी टेक m फ्रॉम द यूजर, इनपुट कमांड में जा रहा हूं, एंटर यूर भी नहीं बोल रहा हूं, एंटर द फंक्शन m ऑफ x, y, ठीक है। यम फंक्शन एंटर करना है और यन को भी आपको यूजर से ही लेना है, तो दोनों चीजों के लिए मैं सेम रख रहा हूं, ये दोनों इनपुट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो पहले ये इनपुट दे देते हैं, सो रन करता हूं। हाँ, तो यम फंक्शन आपको पता है ना, यम मतलब dx का कोएफिशिएंट क्या है, वो y क्यूब प्लस माइनस 2x² y। सो लेट्स डू दिस, बट इससे पहले अभी आपको पता है मैटलैब विल नॉट एबल टू रन रीड व्हाट इज y व्हाट इज x, तो क्या मिसिंग है इसमें, मुझे वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे। तो लेट मी असाइन दिस वेरिएबल्स फर्स्ट। कौन कौन से वेरिएबल है मेरे पास, एक्स वाई ही है ना, तो सिम्स एक्स एंड वाई, करेक्ट। हाँ, आगे जाके एक और वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करूंगा विच इज आर्बिट्री कांस्टेंट सी, है ना, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट सी भी एक वेरिएबल ही होता है। तो इसलिए सिम्स में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ, वाई वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ और सी को असाइन कर रहा हूँ। अभी मैटलैब रीड कर पाएगा कि एक्स मतलब वेरिएबल है, वाई मतलब वेरिएबल है। चलो, तो इसको ना मुझे फिर से रन करना पड़ेगा, द रीजन इज क्योंकि ये मैंने सिम्स बाद में एलोकेट किया था, तो एक बार मैं रन करता हूँ। चलो, तो अभी यम एंटर कर लेते हैं, यम की वैल्यू क्या है, वाई क्यूब माइनस 2x² वाई। सो वाई क्यूब माइनस 2 स्टार x² वाई, इसको केयरफुली लिखो आप, वाई क्यूब माइनस 2x² स्टार वाई, ओके। रन कर देता हूं, आ गया, यहाँ पे देखना है आउटपुट में प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वाई क्यूब माइनस 2x² वाई, डन। तो यन भी लेना है मुझे, यन क्या है, यन है मेरा 2xy² माइनस x क्यूब, सो 2 स्टार x स्टार y² माइनस 2 स्टार x स्टार y² माइनस x क्यूब, एंटर कर देता हूं।
सो 2xy² माइनस एक्स क्यूब, डन। ये था पहला बिट, ये दोनों हो गए, तो यहाँ तक ट्रिवियल है। फिर मुझे चाहिए दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स, सो वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट मी गो इन नेक्स्ट सेक्शन। अभी मुझे चाहिए डैबा m बाय डैबा y, इसको ऐसे टाइटल देता हूँ मैं, डैबा m बाय डैबा y। क्या होता है ये, आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सिंटैक्स है DIFF, ओके। सो DIFF से कोई भी डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, मुझे करना है m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना है, इसलिए y लिखा है मैंने, ठीक है। फिर डैबा n बाय डैबा x, है ना, तो यहाँ से भी मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, किसका, n का करना है, बट ये होता है विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट्स डू इट, चलो रन करते हैं। क्या हो गया, अरे हाँ, शायद ये सिंबल वो रीड नहीं कर पा रहा है, डैबा m बाय डैबा y की जगह पे मैं अंडरस्कोर लेता हूँ, शायद उससे वो रीड करेगा, ठीक है। नाउ रन दिस, ओके डन। हाँ, सो डैबा m बाय डैबा y इज 3y² माइनस 2x², डैबा n बाय डैबा x इज 2y² माइनस 3x², ओके। इफ यू वांट यू कैन कीप दिस वैल्यू एज अ कैपिटल M, तो आपको थोड़ा रीड करने में भी इजी जाएगा, डन, ठीक है। हाँ, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले, यहां तक तो प्रोग्राम मुझे लग रहा है कोई इशू नहीं था आपको, यहां तक क्लियर है। स्टेप वाइज मार्क्स है, क्योंकि यहां तक आपको आउट ऑफ 5 यू विल गेट 2-3 मार्क्स, तो ये आप याद रखो, 2 मार्क्स सॉरी, तो स्टेप वाइज मार्क्स यहां तक तो इजी है। इसके आगे थोड़ी बहुत इसमें चीजें आती है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर वो नॉन एग्जैक्ट आता है तो क्या करना है ना, एग्जैक्ट आता है, या चलो पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर वो एग्जैक्ट आता है तो क्या करना, ठीक है। सो अगर मतलब इफ यूज कर रहा हूं मैं, अगर वो एग्जैक्ट आता है, तो एग्जैक्ट कब आएगा, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे, है ना। तो अगर ये दोनों वैल्यूज मतलब क्या है, दिस dm by dy, if dm by dy is equal to dn by dx, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या डिस्प्ले करूंगा मैं, आई विल डिस्प्ले दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। और फिर अगर एग्जैक्ट आता है तो सोल्यूशन क्या आता है, व्हाट इज द सोल्यूशन, उसके लिए अभी थोड़ी बहुत मुझे हेल्प चाहिए, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यस, व्हाट इज द सोल्यूशन इन दिस केस, एग्जैक्ट का सोल्यूशन क्या होता है, क्या होता है, भूल गए आप, ओके लेट मी, Integration of m हाँ, when y तो is जनरल constant सोल्यूशन इज plus इंटीग्रेशन ऑफ m dx वेयर दिस y plus कांस्टेंट, n dy. हाँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। इसमें पूरा जो लॉजिक है ना इस कोडिंग में, वो बस एक लाइन का है, हाउ यू एडजस्ट दिस, ये कैसे मैटलैब में एडजस्ट होगा, ये बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट इज वेरी ट्रिवियल, रिमेनिंग पार्ट डायरेक्टली मैटलैब में इनबिल्ड है जो एडजस्ट होगा, ये पार्ट कैसे एडजस्ट होगा, इसके लिए इसमें अलग लॉजिक यूज किया है जो आपको नहीं लिया था मैंने क्लास में। तो इसके लिए मैंने लॉजिक क्या यूज किया है, क्या करना है आपको, ये मैटलैब में कैसे करोगे आप, ओनली फॉर अ मैटलैब, आपको यन लेना है, यन में से आपको क्या करने हैं, एक्स वाले टर्म्स डिलीट करने, तो यन में से आप क्या करो, माइनस डैबा बाय डैबा y, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ओके। फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू जाएगा इंडी, हाँ, ये चीज आपको करनी है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा अभी, दैट यू कैन वेरीफाई क्विकली, आप इसको क्विकली वेरीफाई कर सकते हो, बट ये लॉजिक मुझे यूज करना है, मतलब जो यम का इंटीग्रेशन आएगा ना, ये जो एम का ये जो वैल्यू आएगी बेसिकली, ये जो वैल्यू आएगी, इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, वो जो आंसर होगा दैट विल गिव्स मी टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। ये थोड़ा आउटसाइड था जो आपको, एज फार एज मैटलैब इज कंसर्न यू नीड टू प्रिपेयर, ओके। ये थोड़ा अलग लॉजिक है, n माइनस डैबा बाय डैबा y ऑफ दिस, ओके। हाँ,
इतना बस याद रखो, रेस्ट पार्ट इज इजी। ओके, एंड ये आप वेरीफाई कर सकते हो विद वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, तो चलो अभी इसको ये पे छोड़ देते, यहाँ तक करते धीरे धीरे। चलो, तो अभी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाता है उस केस में, तो चलो एज्यूम करते हैं कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप क्या करते हो, अगर वो एग्जैक्ट है तो क्या करना होगा आपको, व्हाट इज योर सोल्यूशन, आपको यम को इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं यम को इंटीग्रेट करता हूं किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, है ना, यही कर रहे हो ना आप। ये टर्म में लिख रहा हूं अभी, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। हाँ, तो ये टर्म में पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसके लिए मैटलैब में आई एन टी सिंटैक्स है, इंटीग्रेशन के लिए सिंटैक्स है आई एन टी। तो यम को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो ऑटोमेटिक वाई कांस्टेंट लेता है, डोंट वरी। फिर मुझे सेकंड वाला टर्म कैलकुलेट करना है। सेकंड में मैं क्या करता हूं, यन को इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, बट यन में डायरेक्ट नहीं ले रहा हूं, यन में कैसे ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे यन में से एक्स वाले टर्म्स को डिलीट करने। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यन को मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, बट ये मैं कैसे ले रहा हूं, बिकॉज व्हाट आई वांट टर्म्स इन यन फ्री फ्रॉम एक्स, टर्म्स इन यन फ्री फ्रॉम एक्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ओके सी, इसका मुझे इंटीग्रेशन तो लेना है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये लिख लेता हूं, यन ऐसे लिखता हूं, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिया, यन का इंटीग्रेशन लिया है, बट मुझे डायरेक्ट यन का इंटीग्रेशन नहीं लेना था। देखो ना यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट द इंटीग्रेशन ऑफ यन ओनली, इसमें क्या है, यन में से वो टर्म्स डिलीट करो जिसमें एक्स आ रहा है। तो मैं वो कैसे लिख रहा हूं आप देखो, तो जो यन था उनमें से वो टर्म्स डिलीट करो, यन में से वो टर्म्स डिलीट करो जिसमें एक्स आ रहा है। तो वो कैसे होता है, उसके लिए आपको करना होगा, आपको डेरिवेटिव लेना होगा। ओके, किसका डेरिवेटिव लेना है, जो ऊपर यम आया था उसका, है ना, ये वैल्यू जो आ रही थी इसका, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ये बस आपको एक्स्ट्रा करना है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज नथिंग बट यन माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम। थोड़ा आपको टफ जाएगा इनिशियल लेवल, बट ये जो मैंने किया है, ये टर्म्स इन यन फ्री फ्रॉम एक्स एडजस्ट करने का लॉजिक है। तो यन में से माइनस क्या करना है, जो ये पहली वैल्यू आ रही थी ना, इंटीग्रेशन ऑफ एम डीएक्स, इसका डेरिवेटिव आपको माइनस करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये थोड़ा आपको अच्छे से याद रखना है, दिस इज लॉजिकल एडजस्टमेंट। सो सारी चीजें एज इट इज एडजस्ट नहीं होती मैटलैब में। ओके, थोड़ा आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने किया टर्म्स इन एन, तो दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। अभी मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज माय जनरल सॉल्यूशन, इन दोनों के एडिशन प्लस क्या ऐड करना है मुझे, बोलो, सी ना, दिस प्लस दिस, और इक्वल टू में क्या ऐड करता हूं, इक्वल टू ऐड कर दो या डायरेक्ट सी लिखो, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल। इक्वल टू में क्या ऐड करता हूं, सी करता हूं। इफ ये है तो ऐसा पूरा जाएगा, नहीं तो फिर मुझे अदर पार्ट में जाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, क्या क्या लिखा है, इज दिस क्लियर। जनरल सॉल्यूशन क्या आ रहा है उस केस में, ये आ रहा है। अगर ऐसा नहीं आता है, अगर मतलब क्या है कि अगर ये नॉट इक्वल आता है तो क्या करना है। ठीक है, तो चलो इसको नॉट इक्वल कैसे लिखते हैं, पता है किसी को, नॉट इक्वल करने के लिए ये सिंटैक्स है। ओके, ये डबल इक्वल नहीं आएगा। ओके, ये सिंटैक्स है इसका। ओके, हाँ, सो इस सिंटैक्स का मतलब है नॉट इक्वल। तो अगर वो नॉट इक्वल है तो आप क्या करते हो, उस केस में आपको क्या पता होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। मोस्टली आपको अभी चलो नॉन एग्जैक्ट का ही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है, तो इस पे ही आने वाला है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट में क्या करते हो आप, व्हाट इज द आइडिया फॉर नॉन एग्जैक्ट, यस, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा यूजर से, क्योंकि मैटलैब कैलकुलेट करने के लिए, मतलब मैटलैब कैलकुलेट करके देगा, उसकी कोडिंग डिफिकल्ट है, इसलिए हमने क्या रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप डायरेक्टली एंटर करो। तो इसलिए मैंने आई एफ इक्वल टू क्या डाला है, इनपुट लिया है। ओके, एंटर एंटर व्हाट, योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूजर से ही लूंगा, उसमें ज्यादा हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यूजर से मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लूंगा,
फिर आगे आप क्या करते हो, चलो IF आ गया यूजर से, फिर आगे आप क्या करते हो, जो यम था, करेक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, यम और यन को, दोनों को। Yes. हाँ, यस यम को सर। भी मल्टीप्लाई करूंगा किससे, IF से, और यन को भी मल्टीप्लाई करूंगा किससे, IF से। फिर वो ऑटोमेटिक एग्जैक्ट बन जाता है ना, फिर ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाता है, एग्जैक्ट बन जाता है। और फिर जैसे वो एग्जैक्ट बन जाता है, आप उसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके आगे यही फॉलो होगा, ऊपर वाला ही कोड फॉलो होगा, इतना ही डिफरेंस है ना बस। ये तो सेम है, इफ इट इज एग्जैक्ट यू गो बाय दिस लॉजिक, इफ इट इज नॉन एग्जैक्ट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, IF कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यम को IF से और यन को IF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना एक्स्ट्रा पार्ट आता है, रिमेनिंग पार्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एग्जैक्ट। और फिर मैं इस कोड को एंड करता हूं। क्लियर, क्लियर और नॉट, यस सर। ठीक है। यस सर। अभी इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं। Yes. तो मैंने शायद फंक्शन तो एंटर किए थे, अभी देखते हैं। IF हमें एंटर करना पड़ेगा, सो IF के लिए जाएंगे। चलो, सर वो डिस्प्ले नहीं करेगा जनरल सोल्यूशन। डिस्प्ले क्यों नहीं करेगा, GS, तो वो जीएस के लिए हमने दिया ही नहीं उसको प्रिंट। ओके, एक मिनट है, नॉन एग्जैक्ट तक तो आ रहा है, आगे वो नहीं लिया उसने। कुछ तो एरर आ रही है, GF IF इनपुट आ रहा है, इनपुट IF आ रहा है, ठीक है। हाँ, सो IF क्या है, कैलकुलेट करके आप मुझे बोलो जल्दी, क्या है इसका IF, कौन सा था क्वेश्चन ये। हाँ, इसका क्या है IF, कैलकुलेट करो, MX प्लस NY, MX प्लस NY, M को X से मल्टीप्लाई करेंगे, XY क्यूब, स्क्वायर बाय स्क्वायर, व्हाट इज IF, डू इट फास्ट, इसका IF क्या है बोलो मुझे। सर ये होमोजेनस इक्वेशन नहीं है सर, दोनों टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे। हाँ, वो एक्स और वाई के यस सर, पावर्स नहीं हो में रही है। चेंज हो। एक है ना होमोजेनस वाला ले लेते हैं, इसको मैं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास है क्या अभी, टेल मी एनी नॉन एग्जैक्ट एंड होमोजेनस थिंग, कोई भी एक केस चाहिए मुझे मेरे पास अभी। मुझे लग रहा था ये शायद किसी को है, किसी के पास है क्या ऊपर देखो हाँ जरा। सर, है मेरे पास। हाँ बोलो, यस, सर m की वैल्यू हाँ, xy माइनस 4y स्क्वायर XY माइनस 4y स्क्वायर, हाँ, और n है 3x स्क्वायर प्लस 4xy। स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। हाँ, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर y अपॉन 4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन व्हाट, x स्क्वायर y अपॉन 4 है। नहीं ना, ऐसे कैसे आएगा, हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन सॉल्व हो रहा है। चेक करती हूँ फिर से। XY माइनस 4y स्क्वायर तो होमोजेनस तो है, सर 1/4 एक्स स्क्वायर वाई। 4x square y. और x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। हाँ ठीक है, हाँ, ओके। अब इसको कर लेते, तो इसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, ये रन टू एंड कर देता हूँ इसको, और फिर वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस नाउ अगेन, यहाँ से फिर से जाना पड़ेगा। सो रन अ सेक्शन, अभी शायद वो लूप में ना अटके, हाँ, यहाँ से जाता हूँ, रन अ सेक्शन, नहीं सॉरी इधर से आना पड़ेगा, रन अ सेक्शन, हाँ, एंटर यूर एम मेरा है XY, सो x स्टार y माइनस 4y स्क्वायर 4 स्टार y स्क्वायर, डन, XY माइनस 4y स्क्वायर हो गया।
फिर 3x स्क्वायर, सो 3 स्टार x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 स्टार x स्टार y। चलो xy माइनस 4y स्क्वायर, xy माइनस 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4xy, 3x स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, हाँ। फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो वो आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सो x माइनस यहाँ तक करेक्ट है, n विद रिस्पेक्ट टू x भी करेक्ट आ रहा है। चलो अभी आते हैं अपने फॉर्मूले पे। सो इसको रन करते। सो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए वो पूछेगा विच इज 1 अपॉन 4 स्टार x स्क्वायर स्टार y। ये अच्छे से लिखो आप, ओके, एंड इसको रन कर दो। सो हो गया मुझे लग रहा है ना। सो GS इज दिस समथिंग log x by 4 plus 3 log y by 4 plus y by x equal to c। You can try the same code for the exact differential equation। exact में भी तो वो होगा क्योंकि नॉन एग्जैक्ट के लिए वर्क करें मतलब एग्जैक्ट के लिए होगा। डन, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये बस एक थोड़ा अलग पार्ट था जो मुझे एक्चुअली आज के सेशन में एक्सप्लेन करना था, ये एडजस्टमेंट क्यों हो रही है। ठीक है, देयर आर मेनी अदर वेज। उसमें आप देखो वर्ड फाइल में भी दो चीजें, दो टाइप के कोड है, बट मुझे ये थोड़ा इजी लग रहा है इसलिए आप ये कोड प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, ये हमने नहीं लिया था क्लास में, बट देयर आर सर्टन थिंग्स आपको कोडिंग के टर्म समय एज इट इज एनालिटिकल प्रोसेस वर्क नहीं करती, तो कुछ चीजें आपको एडजस्ट करनी है। सो रेस्ट कोडिंग ओके आप ट्राई कर पाओगे विद दिस लॉजिक। ओके, जो भी है रिमेनिंग वो आप कर पाओगे। मैं ये सैंपल क्वेश्चन बैंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके, जिसमें लिमिट के बाकी सारे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। लास्ट में भी आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये आप सेल्फ प्रिपेयर कर पाओगे। इट्स नॉट द थिंग दैट वी नीड टू रिपीट इट हियर। ओके, सिंपल कोडिंग है दैट यू कैन ट्राई, स्पेशली यूनिट 4 की। देयर आर ओनली 3 प्रोग्राम्स, तीनों सिमिलर है बेसिकली। में आउटपुट भी लिखना है। सॉरी, यस, आंसर शीट में आउटपुट भी लिखना नहीं आउटपुट नहीं लिखना है। है।